स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम बात कर रहे हैं मानव में एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में। और आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे ये बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी के फर्स्ट पेपर एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में। तो आज जो डिस्कशन हम करेंगे वो बेसिकली फोकस रहेगी एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है और किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ये निर्धारित कैसे होगा, ये डिस्कस करेंगे। फिर एक डिस्कशन रहेगा कि इन ब्लड ग्रुप की सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व है रक्त समूह का, उस पर एक डिस्कशन करेंगे। और फाइनली हम डिस्कशन करेंगे कि मानव में जो एबीओ ब्लड ग्रुप है ये किस प्रकार सहप्रभाविता, हिंदी में जिसे सहप्रभाविता, इंग्लिश में जिसे कोडोमिनेंस के नाम से जाना जाता है, उसका ये किस प्रकार उदाहरण है। और एक बहुविकल्पी एलील जिसे अंग्रेजी में मल्टीपल एलील कहा जाता है, ये उसका किस प्रकार एग्जाम्पल है, तो उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में। टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले एक इंफॉर्मेशन, एक जानकारी। कुछ कबीले हैं मानव के ऐसे जिनमें एमएन ब्लड ग्रुप, लिख देते हैं इसको भी अपन एक जगह। तो एबीओ के अलावा कुछ कबीलों में एक और प्रकार का ब्लड ग्रुप भी उपस्थित होता है और उस ब्लड ग्रुप का नाम है एमएन ब्लड ग्रुप। इज दैट क्लियर? तो वो केवल कुछ कबीलों तक ही सीमित है। और आज जो डिस्कस कर रहे हैं एबीओ ब्लड ग्रुप, ये मानव की जितनी भी पॉपुलेशन किसी भी देश में है तो सब में ये एक सामान्य रूप से पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसी एक जानकारी आपको याद हुई कि एबीओ के अलावा मानव में एमएन ब्लड ग्रुप भी उपस्थित होता है। और वो मैंने बताया कि एमएन ब्लड ग्रुप कुछ कबीलों तक सीमित है। तो बात कर रहे हैं एबीओ ब्लड ग्रुप की। तो नंबर 1 बात कर रहे हैं हम यहां पर हमारे रुधिर के अंदर ब्लड सेल्स,
रुधिर कणिकाएं उपस्थित होती हैं, और मैं बात कर रहा हूं ब्लड में उपस्थित इरिथ्रोसाइट की, जिसे कॉमनली आरबीसी के नाम से जाना जाता है। तो ब्लड में इरिथ्रोसाइट, आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं ये उपस्थित होती हैं। अगर इन इरिथ्रोसाइट की मैं बात कर रहा हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, बात कर रहे हैं आरबीसी की, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और क्या देखते हैं हम कि इरिथ्रोसाइट की सरफेस पर, यानी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर उपस्थित हैं कुछ विशिष्ट प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन। तो आरबीसी की सरफेस पर ये जो ग्लाइकोप्रोटीन उपस्थित हैं, इन्हें हम एंटीजन के नाम से जानते हैं। यहां तक ठीक। तो बात की आरबीसी की, इरिथ्रोसाइट की हमने बात की, और इरिथ्रोसाइट की सरफेस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट हैं, और ये ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन कहलाते हैं। और इन्हीं ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन जो कहां है, आरबीसी की सरफेस पर है, ये ग्लाइकोप्रोटीन निर्धारित करते हैं व्यक्ति का रुधिर समूह कौन सा होगा। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन दो प्रकार के हैं, एक का नाम दिया ए, दूसरे ग्लाइकोप्रोटीन का नाम दिया बी। तो दो टाइप के ये ग्लाइकोप्रोटीन हैं, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। अगर कोई व्यक्ति और उसकी आरबीसी पर ग्लाइकोप्रोटीन ए है, एंटीजन ए है, तो ऐसे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होगा। तो ब्लड ग्रुप ए को निश्चित किया, निर्धारित किया इरिथ्रोसाइट पर प्रेजेंट ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजन ए में। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति की इरिथ्रोसाइट की सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन अगर बी है, देन ब्लड ग्रुप बी होगा। तो ए ब्लड ग्रुप कब होगा, बी ब्लड ग्रुप कब होगा, यहां तक ठीक। अगली बात, एक ऐसे व्यक्ति की बात करें जिसकी आरबीसी इरिथ्रोसाइट पर ग्लाइकोप्रोटीन ए है और ग्लाइकोप्रोटीन बी है, यानी दोनों ग्लाइकोप्रोटीन आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट है, यानी ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, दोनों साथ में है। तो ऐसे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होगा। तो ए बी। एक चौथी स्थिति की बात करें, फोर्थ कंडीशन, कि इरिथ्रोसाइट की सरफेस पर किसी भी प्रकार का ना तो ग्लाइकोप्रोटीन ए है और ना ही ग्लाइकोप्रोटीन बी है, तो ऐसी कंडीशन में ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो
ए कब होगा, बी ब्लड ग्रुप कब होगा, ए बी कब होगा और ओ कब होगा, ये हमने समझा कि एरिथ्रोसाइट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जैसा ग्लाइकोप्रोटीन होगा उसी से ब्लड ग्रुप का टाइप निर्धारित होता है। एक चीज तो हो गई। नंबर 2, दूसरी जानकारी जो मैं अब डिस्कस करूंगा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक आता है, इट इज कॉल्ड ये है आइसो इम्यूनाइजेशन। पहले तो मैं इसको समझूंगा, फिर यहां इसको अप्लाई करेंगे। देखो, आइसो इम्यूनाइजेशन का मीनिंग क्या है? आरबीसी की सतह पर तो ग्लाइकोप्रोटीन है जिन्हें एंटीजन कहा। दूसरी बात मैं कर रहा हूं एंटीबॉडी की, हिंदी में प्रतिरक्षी कहें इसे। तो एंटीजन के बाद दूसरी जो डिस्कशन हम कर रहे हैं वो प्रतिरक्षी अणु एंटीबॉडी के बारे में कर रहे हैं। एंटीबॉडी प्लाज्मा में है कि ब्लड का जो प्लाज्मा पार्ट है वहां ये एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है और ये गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है प्लाज्मा का, इसलिए इसको आईजी इम्यूनोग्लोब्यूलिन के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं बात करता हूं आइसो इम्यूनाइजेशन क्या है। अगर आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन है, सपोज एंटीजन ए है, और अगर प्लाज्मा में एंटीबॉडी है वो भी ए है, मान लो एक बात करें कि सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी हैं, आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन, प्लाज्मा में एंटीबॉडी, दोनों समान हैं, तब आइसो इम्यूनाइजेशन समूहन की क्रिया होती है और इस समूहन के कारण अब क्लंपिंग समूहन हुआ, एग्लूटिनेशन हुआ, अब आरबीसी एक ही जगह इकट्ठी हो जाएगी सब, और इस प्रकार अब जो आरबीसी का काम है ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई करना, अब ये काम वो करेगी नहीं। तो इसको हम कहते हैं आइसो इम्यूनाइजेशन। तो आइसो इम्यूनाइजेशन का मतलब है समूहन, क्लंपिंग, एग्लूटिनेशन। और कब हुआ? जब ब्लड में आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन है वो और ब्लड की प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है वो दोनों सेम टाइप के हैं, ए और ए, बी और बी हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है उसकी आरबीसी पर तो एंटीजन ए होगा, प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगी, तो समूहन की आइसो इम्यूनाइजेशन का कोई चांस नहीं। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी आरबीसी की सरफेस पर, प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए, तो यहां बी है यहां ए है, आइसो इम्यूनाइजेशन की कोई संभावना नहीं। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो हमने क्या डिस्कस किया था कि आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए भी होगा, एंटीजन बी भी होगा, तो ऐसी कंडीशन में इन व्यक्तियों की प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, ना ए ना बी, तो आइसो इम्यूनाइजेशन का कोई चांस नहीं।
अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो कोई एंटीजन नहीं है आरबीसी की सरफेस पर, तो प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी मिलेगी, ए बी और बी बी, लेकिन एंटीजन नहीं है, इसलिए आइसो इम्यूनाइजेशन का कोई चांस नहीं रहेगा। तो अभी तक मैंने 2 पैरामीटर डिस्कस किए। ब्लड ग्रुप ये 4 प्रकार के हैं। इनका निर्धारण हमने किस आधार पे किया? इरिथ्रोसाइट की सरफेस पर प्रेजेंट ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन की प्रेजेंस पर। तो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप, इनमें कौन सी एंटीजन होगी वो डिस्कस किया, और फिर बात की आइसो इम्यूनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी। अब बात करते हैं कि ए ब्लड ग्रुप वाला कोई व्यक्ति है तो वो किसको ब्लड दे सकता है, किससे ब्लड ले सकता है। ऐसी ही कंडीशन बी के लिए डिस्कस करें, SIAB के लिए, SIO के लिए। तो जब भी ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ABO ब्लड ग्रुप का सिग्निफिकेंस क्या है वो हम डिस्कस करें। तो एक नाम आता है, हिंदी में उसे हम रुधिर आघान के नाम से जानते हैं, और अंग्रेजी में उसके लिए शब्द आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या हुआ कि कोई इंजरी, एक्सीडेंट हुआ और किसी व्यक्ति के शरीर से ब्लड का लॉस हुआ काफी सारा, तो ऐसी व्यक्ति, इस कंडीशन में ऐसे व्यक्ति को किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा ब्लड दिया जाता है। इसको हम कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रुधिर आघान। और जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उस समय ये ध्यान रखा जाता है कि जिसे रुधिर दिया जा रहा है और जो व्यक्ति रुधिर दे रहा है, जो दाता है और जो ग्राही है, उनमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कहीं आइसो इम्यूनाइजेशन, समूहन, क्लंपिंग, एग्लूटिनेशन की क्रिया तो नहीं हो रही। इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले क्या जानकारी होनी चाहिए? ABO ब्लड ग्रुप की जानकारी होनी चाहिए। अब डिस्कस करते हैं ए ब्लड ग्रुप की कि ए किसको दे सकता है। मान लो ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति ने ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही ब्लड दिया, यानी डोनर भी ए है और जो रिसेप्टर है, लेने वाला है, वो भी ए है। मान लो डिस्कस करें, ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है तो एंटीजन क्या? ए। और जिस व्यक्ति को ब्लड दिया उसमें एंटीबॉडी क्या है? बी। तो ए और बी यानी गया एंटीजन ए, उसमें ऑलरेडी एंटीबॉडी बी है, यानी आइसो इम्यूनाइजेशन का कोई चांस नहीं। तो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। अब बात करें क्या ए वाला बी को दे सकता है? मान लो सपोज ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति ने ब्लड दिया बी को, क्या गया एंटीजन ए, और उस बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति की प्लाज्मा में ऑलरेडी क्या पड़ा है? एंटीबॉडी ए, यानी एंटीजन ए तो गया और वहां एंटीबॉडी ए है, यानी दोनों समान एंटीजन और एंटीबॉडी हो गई, ए और ए। कौन सी प्रोसेस हुई? समूहन, एग्लूटिनेशन, क्लंपिंग हो गई। मतलब इस तरह का ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, यानी ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड नहीं दे सकता। मान लो तीसरी कंडीशन डिस्कस करें, ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति ने ब्लड दिया ए बी को, देखते हैं ये संभव है कि नहीं। ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति ने ब्लड दिया ए बी वाले को, तो ए का ब्लड पहुंचा ए बी वाले व्यक्ति के शरीर में, तो एंटीजन ए है, लेकिन वहां एंटीबॉडी कोई नहीं है। आइसो इम्यूनाइजेशन तो तब होता
जब यहां पर एंटीबॉडी ए होती और एंटीजन ए के साथ आइसो इम्यूनाइजेशन करती, तो ऐसी कोई संभावना नहीं। तो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। अब लास्ट डिस्कस करें, क्या ए वाला ओ को दे सकता है? मान लो ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति ने ओ को ब्लड दिया, क्या आया साथ में लेकर? एंटीजन ए, और ओ वाले में ऑलरेडी एंटीबॉडी ए पड़ी है, तो ए एंटीजन एंटीबॉडी ए ग्लूटिनेशन, वही आइसो इम्यूनाइजेशन होगा। मतलब ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड नहीं दे सकता। तो ये कुछ स्थितियां हमने डिस्कस की। ऐसा ही हम बी के लिए, ए बी के लिए, ओ के लिए भी पता कर सकते। चलो ओ का एक एग्जाम्पल लो। ओ ब्लड ग्रुप वाले ने ब्लड दिया ए को, तो क्या लेकर गया साथ में? कुछ नहीं, एंटीजन है ही नहीं। वहां एंटीबॉडी है लेकिन एंटीजन नहीं था, इसलिए कोई आइसो इम्यूनाइजेशन नहीं, यानी ओ वाला ए को दे सकता है, ओ वाला तो बी को भी दे सकता है क्योंकि कोई एंटीजन ही नहीं है। ओ वाला ए बी को भी दे सकता है और ओ वाला ओ को भी दे सकता है, यानी ओ यूनिवर्सल डोनर है, सबको ब्लड दे सकता है। ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सार्वत्रिक ग्राही है। ए बी सबसे ब्लड ले सकता है। तो ये हमने एक डिस्कशन किया एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में है उसके बारे में और आइसो इम्यूनाइजेशन के बारे में, और महत्व भी समझ में आया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, रुधिर आघान में ब्लड ग्रुप का क्या महत्व है ये समझा। अब बात करते हैं कोडोमिनेंस। एक घटना आती है सहप्रभाविता। ये मेंडल के प्रभाविता के नियम का अपवाद है। मेंडल ने क्या कहा था कि प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण एक कारक के द्वारा होता है, फैक्टर, जिसे आज जीन कहा जाता है। जो कारक यानी जो लक्षण अपने आप को प्रकट करे, यानी जिस एलील ने अपना प्रभाव प्रकट किया वो प्रभावी, और जो एलील प्रभावी की उपस्थिति में अपने प्रभाव को प्रकट नहीं करे वो अप्रभावी। तो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, ऐसा मेंडल ने कहा था। लेकिन यहां देखें, आई ए एक एलील है, आई बी दूसरा एलील है और आई जीरो तीसरा एलील है। यानी ये जो सिचुएशन है आई ए, तो ए एलील उत्तरदायी है ग्लाइकोप्रोटीन ए के निर्माण के लिए। आई बी ये एलील उत्तरदायी है बी ग्लाइकोप्रोटीन के लिए, और आई जीरो किसी भी प्रकार का कोई ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बनाती। यहां तक ठीक। आई ए प्रभावी है आई जीरो पर, यानी जब भी ऐसी सिचुएशन बने आई ए आई जीरो, तो ये अप्रभावी ये प्रभावी, इसलिए ग्लाइकोप्रोटीन ए बना, ब्लड ग्रुप ए हुआ। आई बी है वो भी आई जीरो पर प्रभावी है, तो एक स्थिति आई बी आई जीरो, तो बी डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, तो ब्लड ग्रुप बी हुआ क्योंकि केवल बी ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा। लेकिन आई ए और आई बी दोनों एक साथ आए, इस स्थिति की बात कर रहा हूं, आई ए आई बी। तो इस स्थिति में ग्लाइकोप्रोटीन ए भी बना, ग्लाइकोप्रोटीन बी भी बना, इसलिए ब्लड ग्रुप ए बी हुआ। जबकि मेंडल क्या कहता है, या तो प्रभावी ए होता तो केवल ग्लाइकोप्रोटीन ए बनता, या प्रभावी बी होता तो केवल ग्लाइकोप्रोटीन बी बनता। लेकिन यहां एलील आई ए ने भी अपने आप को पूर्ण रूप से प्रकट किया, एलील आई बी ने भी अपने आप को पूर्ण रूप से प्रकट किया। तो दोनों एलील विषम युग्मजी अवस्था में पूर्ण रूप से प्रकट हो रहे हैं। तो ये उदाहरण होता है सहप्रभाविता का, कोडोमिनेंस का। तो मानव में जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो कोडोमिनेंस सहप्रभाविता का एक एग्जाम्पल है। यहां तक ठीक। तो ये बात की हमने सहप्रभाविता के उदाहरण की यहां पर। इसके अलावा जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो मल्टीपल एलील, बहुविकल्पी एलील का भी उदाहरण है। क्या है बहुविकल्पी एलील? कि कोई एक लक्षण है, जैसे यहां लक्षण है एबीओ ब्लड ग्रुप। तो जनरली क्या होता है कि किसी जीन के या कारक के
दो विपर्यासी विकल्प होते, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। लेकिन हम एक ऐसी स्थिति की बात कर रहे हैं जहां पर किसी जीन के 2 से अधिक, 3 हो सकते हैं, 3 से भी ज्यादा हो सकते हैं, अगर विपर्यासी विकल्प मौजूद हो तो इस स्थिति को हम बहुविकल्पी एलील कहते हैं। जैसे यहां पर IA, IB, I0 लक्षण एक है, लेकिन उसको नियंत्रित करने वाले जो ये एलील है वो 3 हो गए, यानी 2 से ज्यादा हो चुके हैं। तो ये मल्टीपल एलील, बहुविकल्पी एलील का भी एक उदाहरण है। अब फाइनली हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप का महत्व। तो एक महत्व तो डिस्कस किया रुधिर आघान में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। दूसरा अभी हम डिस्कस करेंगे कि दूसरा महत्व क्या है। दूसरा महत्व ये है कि जो विवादित पैतृकता वाले मामले हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें माता पिता के रुधिर समूह के बारे में जानकारी हो तो संतति के ब्लड ग्रुप के बारे में पता लगाया जा सकता है। संतति का पता हो, माता पिता के ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो ऐसे कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि पिता का ब्लड ग्रुप, माता का ब्लड ग्रुप आपको दिया जाए और संतति के ब्लड ग्रुप के बारे में आपको पूछा जाए। तो ऐसे जो विवादित पैतृकता वाले मामले हैं उन्हें भी सॉल्व किया जा सकता है ABO ब्लड ग्रुप की सहायता से। तो ऐसा एक क्वेश्चन कल हम करके देखेंगे। तो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।